हाय गाइस। तो आज हम लोग नए चैप्टर से अपना स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन। और ये IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था मैथ का फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, देखिए फंक्शन। तो इसमें कुछ जनरल डेफिनेशन दिए गए हैं, जैसे सेट। तो पहले सेट के बारे में जान लेंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सब चीज़ों को। तो यहाँ दिया सेट। तो सेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेट क्या होता है। क्या फिलहाल अभी जानते हैं कि सेट क्या है। ये तो कोई सेट है जिसे हम ए से ढूंढ किए हैं और उसमें जो एलिमेंट हैं 1 2 3 हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इसी सेट के एलिमेंट चूज करें, ठीक है। दो मतलब पेयर में एलिमेंट चूज करें तो उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जैसे यहाँ से 2 और 3 को चूज कर लिया गया तो ये इस ऑर्डर मतलब इस सेट का ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक। और ऑर्डर पेयर का ये वाला एक्स और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे साफ रखना चाहिए कि ऑर्डर पेयर को हम जैसे 2, 3 लिखे हैं तो इसे 3, 2 नहीं लिख सकते, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2, 3 लिखे हैं तो 3, 2 ऑर्डर पेयर इसका नहीं होगा, ठीक। कुछ ऐसा है। ऑर्डर ट्रिपल क्या होता है, वही जैसे ऑर्डर पेयर यहाँ 2 एलिमेंट लिए थे सेट के, ऐसे 3 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर जो 2 सेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, और मान लेते हैं पहला सेट ए है दूसरा सेट बी है। ए सेट को हमने इतना मान लिया, बी सेट को इतना मान लिया, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इन 2 सेट का ए इंटू बी का, तो क्या आ जाएगा। अगर जो ए इंटू बी लिख रहे हैं तो यानी इसका मतलब जो ये सेट बनेगा एक, उसके जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट जो होंगे ए और बी, ए कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, और बी वाले एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट बी से बिलोंग करेंगे, ठीक। तो यही हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर जो हमें 2 गिवन सेट दिया है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हमने ये लिख दिया अगर जो ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा, ठीक है। उस सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उसका पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, ए सेट को हमने ए माना है, बी सेट को यहाँ ए माना है, तो ए क्रॉस बी लिखा है। तो ये एक रास भी जो आया है, ठीक है, ये भी क्या आ गया, एक सेट आ गया, पूरा का पूरा एक सेट आया। उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, हर एक एलिमेंट जो होगा उस एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, पहले सेट से, सेट ए से बिलोंग करेगा। और दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से, तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 1 कामा ए 1 कामा बी, 2 कामा ए 2 कामा बी, 3 कामा ए 3 कामा बी, ऐसे होता है, ठीक है। और अगर जो हमें ये निकालना हो कि अगर जो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का दिया गया है और सेट ए में मान लो पहले सेट ए में कितने थे 10 एलिमेंट, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 5, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, ठीक है, इनके एलिमेंट के जो नंबर है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आया है। जैसे जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 10 आ जाएगा। तो यानी जो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे, इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो कितने होंगे 10। सही सही, यहाँ पर 3 है 2 है तो 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही हो, ठीक है। तो अगर जो करें कोई सेट है उसमें उसका प्रोडक्ट दिया गया है तो उसका जो जो सेट आया है, सेट का प्रोडक्ट आया है या प्रोडक्ट का, दोनों गिवन सेट के जो प्रोडक्ट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी एक सेट आएगा और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर जो हमें फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला दिया है एन ए इंटू बी इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, ऐसा हो जाता है, ठीक। ठीक, तो यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं हम इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड लेट देयर एग्जिस्ट अ रूल। तो पहला डेफिनेशन ये है कि अगर जो कोई मान लो कोई सेट ए और सेट बी 2 सेट हैं, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट अ रूल, और दोनों सेट में कोई रूल एग्जिस्ट कर रहा है या कोई मैनर या फिर कोई करस्पॉन्डेंस, ठीक है, फंक्शन। माइनर और रूल वही फंक्शन हो जाता है। जैसे ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है, तो इसमें कोई रूल या कोई माइनर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस एफ, और माइनर या रूल किसके करस्पॉन्डेंट होना चाहिए, एफ के।
तो विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ए, जो कि क्या करे, ए के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करें। यानी अगर जो ए और बी दो सेट हैं तो ए के कुछ रूल होना चाहिए, कुछ मैनर हो जो ए और बी क्या हो पाए, एक दूसरे के साथ रिलेट हो पाए, और वो उनको रिलेट करने वाला कोई चीज़ क्या हो, एफ हो। तो विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, और ए के सारे एलिमेंट बी के साथ वो एसोसिएट कर पाए, मतलब उसका रिलेशन क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो आर यूनिक, ईच एलिमेंट ऑफ ए आर यूनिक एलिमेंट इन बी, ठीक है। देन ये इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तब हम कह सकते हैं कि ए क्या है, फंक्शन है या मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से बी की तरफ, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, और इसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है एफ, सच दैट ए टू बी और ए फंक्शन बी, विच रीड एफ इज अ फंक्शन, जिसे हम पढ़ते हैं अभी जो हमने पढ़ के बताया, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एज एफ मैप्स ए टू बी, या फिर इसे और क्या पढ़ सकते हैं, और एफ मैप्स ए टू बी, इसे ऐसा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी कोई है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, इसको रिलेट करने वाला दोनों सेट को क्या है, एफ कोई चीज़ है, ठीक है, जो इन दोनों को रिलेट कर पा रहा है। एफ वैसा बोलते हैं, एफ क्या रिलेशन है, जो ए सेट और बी सेट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो एफ आएगा अपना 1 कामा ए, एफ जो आएगा वो भी सेट है क्योंकि हमने रिलेशन बोला, ठीक है। तो एफ जो आएगा ए कामा 1 कामा ए 2 कामा बी 3 कामा सी, मतलब इस तरह एफ जो है अपना रिलेट कर रहा है सेट ए को सेट बी के साथ। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए, अगर जो कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इज एसोसिएट विथ एन एलिमेंट बी बिलोंग टू सेट बी, देन बी इज कॉल्ड द फंक्शन इमेज। अगर जो कोई इमेज मतलब कोई ए एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट कर रहा है या रिलेशन बना रहा है, तो बी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इमेज कहलाएंगे, ठीक है। बी का जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, किसका, इस फंक्शन का। बीच का द फंक्शन इमेज ऑफ ए, ठीक है। बी क्या होगा, बी जो होगा क्या होगा, फंक्शन इमेज होगा सेट ए का, एंड इमेज ऑफ ए अंडर एफ फंक्शन, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा एट ए आल्सो ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी, और ए को हम और भी क्या कह सकते हैं, प्री इमेज ऑफ बी, उसे एक बी का प्री इमेज कहा जाएगा, ठीक है। अगर जो यहाँ के जैसे वगैरह जैसे, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए रखने पर जो इस फंक्शन का वैल्यू आएगा, ठीक है। आल्सो जैसे इसमें क्या है, ए है, तो ए इसमें का क्या हो जाएगा, इसका द प्री इमेज ऑफ बी, तो बी का क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ अंडर द फंक्शन, ठीक। अभी जो डिफरेंस लिखा है यहाँ, जैसे जैसे बोलेंगे इसे, 1 क्या है, ए का इमेज है, और ए क्या है, बी का, सॉरी ए क्या है, 1 का प्री इमेज है, तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया, कोई फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन है जो रिलेट कर रहा है, यहाँ पर एक मिरर लगाया गया, तो ये क्या है, इसका इमेज है, ए का इमेज 1 है, और ये क्या है, 1 का इमेज जैसे ए है, ठीक है, जैसे यहाँ का बोला गया। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है और कोई एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है और उसका फंक्शन कुछ इस तरह डिसाइड है, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा, ठीक है, इसका ए के जो एलिमेंट होगा, और ये बी जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, और इस किस कंडीशन में, या फंक्शन के कंडीशन में, तो यह 1 क्या है, ए क्या है, 1 का इमेज है, या सॉरी 1 क्या है, 1 का इमेज क्या है, ए है, 1 का इमेज क्या है, ए है। अब इसी फंक्शन में अगर जो हम वैल्यू कैलकुलेट करें और उसका वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा, तो ए क्या है, प्री इमेज है किसका, 1 का, ठीक है। तो कुछ वही कह रहे हैं, ठीक है यहाँ पर।
और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ, फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ एट ए पे, जिसे यहाँ पर बताएगा आल्सो ए इज कॉल्ड, जैसे ए जो है तो इसका जो ए है इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी, जो क्या हो जाएगा बी का प्री इमेज होगा, या आर्गूमेंट अंडर द फंक्शन एफ, वही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई एक इक्वेशन दिया गया, फंक्शन दिया गया एस स्क्वायर प्लस 2x जैसा फंक्शन दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो हमने इसे 1 रखा तो कितना आ जाए 3 आएगा। जैसे कोई अलग फंक्शन है, जैसे इसी को मान लेते हैं ए बी सी, और इसे क्या है 1 2 3, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया गया, तो ए का इमेज क्या है 1 है, और 1 क्या है प्री इमेज है किसका ए का, तो कुछ ऐसा, क्योंकि एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 आया, तो ये 1 क्या है प्री इमेज है किसका ए का, क्योंकि ए का इमेज क्या है 1, तो 1 का प्री इमेज क्या हो जाएगा ए, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, डिफिनेशन 2 देखते हैं, तो डिफिनेशन 2 क्या कह रहे हैं, डिफिनेशन नंबर 2, आ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, अगर जो कोई रिलेशन है, ठीक है, जैसे रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है किससे सेट ए से सेट बी में, तो उसे हम फंक्शन तभी कह सकते हैं जब 2 कंडीशन पूरे हो जाए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट एसोसिएट विथ सम एलिमेंट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट से जुड़े हों। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है सेट का ए से बी में, वो क्या है एक फंक्शन है। दूसरा कंडीशन क्या, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, और हर एक ए के एलिमेंट का बी में उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई रिलेशन 2 सेट का दिया है, मान लो सेट ए सेट बी, उनमें जो रिलेशन क्रिएट किया गया, ठीक है, किसी अंडर फंक्शन एफ के, तो उनमें ये रिलेशन अगर जो सेटिस्फाई हो रहे हैं 2, तो वो बना वो रिलेशन क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा। इन्हें कहने का मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट हों, ठीक है, वो सेट बी के हर एक, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए, और वो कैसे जुड़े हों, उनका यूनिक इमेज हो। ऐसा नहीं कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट, जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट, तो सेट का ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ ना जुड़े हों, कुछ ऐसा। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ जुड़ा होना चाहिए, मतलब रिलेशन होना चाहिए, लेकिन इनके हर एक एलिमेंट का इसमें यूनिक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एक एलिमेंट का इनमें, एक एलिमेंट का बी के साथ सेट ए के एलिमेंट के, कोई भी एक एलिमेंट का सेट बी के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अपना फंक्शन है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट जुड़ गया तो इसको भी जोड़ दे रहे हैं, और मान लो यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट और हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट कोई खाली नहीं होना चाहिए, और हर एलिमेंट के लिए अलग अलग अपना रिलेशन होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट ना हो, तभी हम 2 सेट का जो रिलेशन बताया गया उसी को हम फंक्शन कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल नंबर 3 क्या कहता है, एवरी फंक्शन फ्राम ए टू बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर जो कोई हर एक फंक्शन जो ए से बी होते हैं वो इन फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला क्या, एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो आएगा सेट, उसका जो ए क्रॉस बी अभी नहीं पढ़ा, तो ठीक है, जो जितने भी उसमें एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में, उसके जो एफ होगा वो क्या होगा सबसेट होगा, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, सेट ए के जितने, ए क्या है सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसमें कोई एक एलिमेंट लिया जाए, या हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कामा एफ ऑफ ए जो आएगा, यानी ये पॉइंट जो आएगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन, एंड और क्या, ए कामा बी अगर जो फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, और ए कामा सी भी फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर तभी ये पॉसिबल है जब बी और सी बराबर हों। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, इस फंक्शन में ए का वैल्यू एफ में रखा तो हमें क्या मिला, बी मिल रहा है,
इसमें इस वाले पॉइंट के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर जो ये 2 पॉइंट फंक्शन में बिलोंग कर रहे हैं और ये 2 पॉइंट फंक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने इस फंक्शन में जो फंक्शन अपना दिया था उसमें ए का वैल्यू रखा, वहाँ से बी बराबर मतलब जो फंक्शन का वैल्यू आया बी आया, तो फिर हमने क्या किया उसी फंक्शन में ए रख रहे हैं तो वहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो बी और सी बराबर होंगे तभी अपना फंक्शन डिफाइंड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे ये दो ए के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक बी ए रखा तो उसका भी वैल्यू क्या आया, बी आया। ए का इमेज भी क्या है, ए के 2 इमेज आ रहे हैं, तो ए के 2 इमेज आने का मतलब है कि दोनों इमेज सेम ही हो, बी और सी अलग अलग ना हो, सेम हो, तभी अपना फंक्शन डिसाइड हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि बी और सी क्या हो, एक ही हो। तो ए के ए का 2 इमेज आ रहा है, ए का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए। ठीक, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है उसे, तो डोमेन ऑफ फंक्शन जिसे हम डी एफ से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, ए सच दैट, इसे सच दैट बोलते हैं, ए बिलोंग टू सेट ए। तो यहाँ पर ए कामा एफ ऑफ ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, तो हम उसे डोमेन कह सकते हैं किसी फंक्शन का। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, एफ ऑफ ए बिलोंग टू बी। ठीक है, रेंज क्या होता है, जब हम डोमेन कोई वैल्यू रखते हैं तो जो हमें मिलता है, ठीक है, या बोल देते हैं कोडोमेन का जो सबसेट होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा एफ ऑफ ए सच दैट ए कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, सेट ए से, तो हमें जो एफ ऑफ ए मिलेगा वो भी कहाँ बिलोंग होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या रेंज है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ए में इतने एलिमेंट हैं, सेट बी में ये एलिमेंट है, और ये क्या रिलेशन कह रहा ए को, सेट ए और सेट बी को रिलेट कर रहा फंक्शन अपना। ठीक, तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डोमेन, तो 1 2 3 4 ये डोमेन हो जाएंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। अब रेंज क्या होगा, सेट ए के जो भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट कर पाए हैं वही अपने क्या आ जाएंगे, रेंज आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ लिखा होगा नोट में, इट शुड बी नोटेड दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, तो यही कह रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन एक है, सेट ए सेट बी, यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए हैं, मान लो एलिमेंट पहला, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। अब क्या हुआ, इन दोनों एलिमेंट का इमेज देखो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एक एलिमेंट के 2 इमेज आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट के 2 इमेज आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है लेकिन सेम एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं हो सकता। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये, तो इसलिए फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर वेयर फंक्शन डिफाइन। कह रहे हैं अगर जो कोई किसी फंक्शन का केवल रूल दिया है, फंक्शन नहीं दिया, उसको फंक्शन का रूल दिया है, तो इज गिवन देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट, तो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ दोज रियल नंबर। जो उस फंक्शन का डोमेन होगा वो एक सेट आएगा, और वो सेट कैसा होगा, रियल नंबर का सेट होगा जो कि उस फंक्शन को क्या कर पाएँ, डिफाइन कर पाएँ। ठीक, जैसे यहाँ पर फाइंड डोमेन आप, जैसे इनका डोमेन निकालना है तो इनका डोमेन क्या हो जाएगा, अब इस फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो यस के सारे वैल्यू जो कि इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएँ, तो इसका डोमेन क्या होगा, अंडर रूट क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इनका क्या जाएगा, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, बस ये क्या नहीं होना, यहाँ 0 ना हो। तो आर माइनस यहाँ क्या कर दें, 0, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। क्योंकि आर का वैल्यू आप 0 ना रखें, बाकी कोई भी नंबर रखें, ये क्या हो जाएगा, इसे सेटिस्फाई कर पाएगा, इस वाले फंक्शन को सेटिस्फाई कर पाएगा। यहाँ क्या ना होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, इस फंक्शन में 1 ना हो तो r-1 इसका डोमेन हो जाएगा। इसमें क्या ना होना चाहिए, इसमें x बराबर 0 ना हो बस। ठीक है, तो यहाँ पर, और इसका क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यानी ओपन 0 से इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन क्या जाएगा, ओपन 0 से इन्फिनिटी। तो ये सारे क्वेश्चन का डोमेन और डोमेन निकालना था, तो हम ऐसे डोमेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, हम यहाँ से मूव करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।